लास्ट क्लास में हमने टेम्पोररी फोर्स डिस्कस किए थे, द फोर्स विच कैन क्लियर इन शॉर्ट ड्यूरेशन। और इस क्लास में हम लोग परमानेंट फोर्स डिस्कस करेंगे, ऐसे फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन में क्लियर नहीं कर सकते, उनके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो परमानेंट फोर्स के लिए हम लोगों ने दो केसेस लिए हैं। तो फर्स्ट केस ऐसा है कि फॉल्ट अकर्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ वन ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो आपके पास दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, हमने डबल सर्किट लिया है और यहाँ एक्सट्रीम एंड पर हमने फॉल्ट अकर करवाया है। तो पॉइंट एक्स कैपिटल एफ यहाँ पर आपका फॉल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिस्टम में आपके पास अल्टरनेटर होगा, अल्टरनेटर का खुद का रिएक्टेंस होगा, प्लस यहाँ आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होता है, उसका रिएक्टेंस होगा, और उसके अलावा केबल्स और एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें होती हैं। उन सब का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है उसको आपने जेटा x1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद आप चलिए, यहाँ जो दो लाइन्स हैं, इन दोनों लाइन के कोरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंसेस रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। जेटा x2 आपका इस लाइन के लिए रिएक्टेंस हो गया, जेटा x3 आपका इस लाइन के लिए रिएक्टेंस हो गया। यहाँ पॉइंट x पर हमने फॉल्ट को रिप्रेजेंट किया ही है। ये जो आपके स्क्वायर में दिख रहे हैं बॉक्सेस, ये क्या है? सर्किट ब्रेकर्स हैं। यहाँ आपके पास में इनफाइनाइट बस बार है जहाँ आपने लोड कनेक्ट किया हुआ मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वी फेजर, ये आपका इन्फिनिटी वोल्टेज होगा, इसको हमने सिंबल दे दिया इन्फिनिटी, ताकि आप थ्रू आउट द लेक्चर इसे ध्यान में रख सके कि इन्फिनिटी वोल्टेज है। इन्फिनिटी वोल्टेज आपका लोड पर ही है। यहाँ लोड पर आपके पास में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं, केबल्स हैं और लोड खुद है, तो इन सब का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आपने जेटा x4 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आती है बारी हमारी फॉल्ट अकर होने की। तो जैसे आपने एक्स पॉइंट पर फॉल्ट रिप्रेजेंट किया, ये फॉल्ट आपका किस तरह का होगा? सिस्टम कौन सा है आपका? सिस्टम आपका बैलेंस है, थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है। तो थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में आपका टेम्पररी थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में आपके पास जो भी फॉल्ट अगर होगा वो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट करेगा। तो आपने यहाँ देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में आपने एक्स से ही शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें आपने करंट फ्लो करवाया IF, द फॉल्ट करंट। और ये आपका जो अल्टरनेटर है एज इट इज़ है, जेटा x1 इफेक्टेड नहीं होगा, जेटा x1 भी एज इट इज़ है। पॉइंट x आ गया इसके बाद, तो पॉइंट x और फिर शॉर्ट सर्किट कर ही दिया इसने, फॉल्ट हुआ इसलिए, और IF आपका करंट यहाँ फ्लो हो गया। इसके बाद जो आपके पास में रिएक्टेंसेस बचते हैं, जेटा x2, जेटा x3, जेटा x4, इनका इक्विवेलेंट आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? जेटा x इक्विवेलेंट डैश मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और एज इट इज़ आपका जो इन्फिनिटी वोल्टेज है वो ऐसा कैसे यहाँ आ जाएगा? तो इक्विवेलेंट सर्किट आपने ये फाइंड किया, तो इसी सर्किट को रिपीट कर सकते हैं हम लोग इस सर्किट के थ्रू। तो ये जो IF करंट है आपका, ये IF करंट इस EMF से, अल्टरनेटर का जो EMF है, इससे कितना लैग करेगा या लीड करेगा? तो रिएक्टेंस की बात है अगर, तो रिएक्टेंस में तो लैग ही करेगा। लैग करेगा मतलब 90 डिग्री से करेगा, यस। तो 90 डिग्री से जब ये लैग करेगा, तो ये जो अल्टरनेटर है ड्यूरिंग द फॉल्ट, ये अल्टरनेटर आपका कितना पावर डिलीवर करने वाला है इस सिस्टम को? तो आप देखिएगा एक्टिव पावर कितना होता है? V पर यूनिट, I पर यूनिट, cos थीटा, थीटा इज 90 है। तो आपने क्या वैल्यू लिया इसका? एक्टिव पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बात ख्याल रखें आप कि ड्यूरिंग द फॉल्ट आपका जो एक्टिव पावर है वो 0 रहेगा। फॉल्ट क्लियर हो जाएगा तब आपका एक्टिव पावर कुछ ना कुछ रहेगा। तो देखते हैं वो एक्टिव पावर क्या रहेगा। तो फॉल्ट हो चुका है, तो पोस्ट फॉल्ट जो आपका सिचुएशन बनेगी, और प्री फॉल्ट जो सिचुएशन है उसको हमने पावर एंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। ये पावर एंगल डायग्राम है आपके पास। तो ये तो वर्टिकल एक्सिस है जो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका एंगल रिप्रेजेंट करेगा। इस एंगल को आप टॉर्क एंगल, डेल एंगल भी कहते हैं। ये जो आपका कर्व है, पहले हम इस कर्व की बात करेंगे, बिकॉज ये कर्व जो है ये प्री फॉल्ट आउटपुट P रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने लिखा है प्री फॉल्ट आउटपुट P रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्री फॉल्ट यानी कि फॉल्ट से पहले वाला। तो फॉल्ट से पहले आपके पास में इतना P था, और ये जो आपका डेल ज़ीरो एंगल है, ये डेल ज़ीरो एंगल कहाँ मैंने दिया है? इस पॉइंट पर दिया है। तो डेल ज़ीरो एंगल पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो आपके पास PA मिलेगा, PA यानी कि एक्सेलरेशन पावर विल बी 0 ईयर एट द डेल ज़ीरो एंगल। एक्सेलरेशन पावर क्या होता है? हम लोगों ने जो लिया है ये आपका अल्टरनेटर है, मतलब आपने इसमें क्या गिवन है? PA इज इक्वल्स टू वॉट? PS माइनस P, मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर करेंगे आप, तो आपको PA मिलेगा, दैट इज एक्सेलरेशन पावर। तो एक्सेलरेशन पावर यहाँ डेल ज़ीरो पर कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज यहाँ PS, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डैश वाली, ये PS को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो कर्व है आपका, ये साइन कर्व जिसे कह रहे हैं हम, ये आपका PA को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो दोनों यहाँ पर जहाँ मिल रहे हैं उस पॉइंट को आप क्या बोल रहे हैं? PA। इस पॉइंट पर PA क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। PA जब नॉन ज़ीरो बनता है तो
पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है, उस पर ही हमारा एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन ऑफ रोटर एंगल डिपेंड करता है। तो पी ए इक्वल्स टू 0 यहाँ बन गया। अब पी ए इक्वल्स टू 0 पर आपने देखा यहाँ तक तो सब कुछ सही था, एट डेल 0 और एट स्टेडी स्टेट पी एस इक्वल्स टू पी एस आपका पी के इक्वल था, और पी इज़ वॉट, पी मैक्स साइन डेल 0 होता ही है, और पी मैक्स इज़ वॉट, पी मैक्स इज़ नथिंग बट दिस ई एम एफ ई फेजर, दिस ये मतलब सेंडिंग एंड हो गया, ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया, दैट इज़ वी फेजर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बिटवीन देम इनटू साइन डेल 0। ये आपके पास में पी मैक्स होता है। पी मैक्स क्या बनता है आपके पास में, ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपका पी मैक्स बनता है, साइन डेल 0 तो यहाँ है एज इट इज़। ओके, फोल्ड अकर होता है आपके पास में, तो फोल्ड जैसे अकर होगा आपको पता है पी क्या बनी है आपकी 0 बनी है, तो पी 0 है आपके पास फोल्ड अकर के दौरान, तो एट फोल्ड पी इक्वल्स टू 0, पी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपने पी इक्वल्स टू 0 बना के क्या करना है, पी ए का देखना है हमें कि एक्सेलरेशन हो रहा है होगा या फिर डिसलेरेशन होगा। तो पी ए इक्वल्स टू दिस वन, पुट पी इक्वल्स टू 0 हियर, वी विल गेट पी ए इक्वल्स टू पॉजिटिव, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी देयर। तो एक्सेलरेशन होगा तो डेल जो लोड एंगल है, टॉर्क एंगल है, पावर एंगल है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन होता है तो डेल एंगल तो क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। बट पी इक्वल्स टू 0, डेल एंगल इंक्रीज होता है, तो आपको पता है कि अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो पी जो होगी आपकी ये क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। बट यहाँ सिस्टम में चेंजेस होंगे, किस तरह से कि पी जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ डेल 0 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एंगल बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो P है ये तब तक आपका नॉन ज़ीरो नहीं होगा जब तक कि V आपका नॉन ज़ीरो ना बन जाए। तो जब तक V आपका ज़ीरो रहेगा, यानी कि रिसीविंग एंड पर जब तक वोल्टेज आपका ज़ीरो मिलता रहेगा तब तक आप कहेंगे कि फॉल्ट वहाँ है, अभी फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, तो P भी ज़ीरो होगा। तो P इक्वल्स टू 0 अनलेस द फॉल्ट हैज़ बीन क्लियर्ड, इट विल बी 0। और आपको पता है ये मैंने बताया कि सिर्फ डेल्स पर ही ये आपका जो P है डिपेंड नहीं कर रहा है, ये V पर भी डिपेंड कर रहा है। तो V जब तक कि ज़ीरो नहीं हो जाता, नॉन ज़ीरो नहीं हो जाता, सॉरी, जब तक कि V आपका नॉन ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक P भी आपका ज़ीरो रहेगा। जैसे ही आपका ये नॉन ज़ीरो बना, P भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। तो P की वैल्यू क्या होगी, वो जो एंगल होगा जिस पर आपका P क्लियर हो रहा है उसको हम क्लियरिंग एंगल कहेंगे, दैट इज़ डेल C। मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी आपको सिर्फ यही वाला कर्व कंसिडर करना है, इस कर्व में हम लोग बाद में आएंगे। तो ये जो आपके पास में डेल 0 है, डेल 0 से आपने देखा कि डेल 0 पर आपका फॉल्ट अकर हो गया, तो डेल 0 पर फॉल्ट आने के बाद आपका क्या हो जाएगा, P 0 हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द फॉल्ट जब तक कि फॉल्ट क्लियर नहीं हो जाता आपका P जो होगा वो 0 बना रहेगा। तो डेल 0 से हम चलें, आपको पता है कि एक्सेलरेशन हुआ है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो डेल एंगल जो है वो क्या इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने डेल 0 से एंगल को इंक्रीज़ किया, किस डायरेक्शन में करेंगे, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पर। तो डेल 0 इंक्रीज़ हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। ये जो डेल C है हमने एज्यूम कर लिया कि ऐसा एंगल है जिसे हम क्लियरिंग एंगल कह रहे हैं, और यहाँ पर आपने देखा ये जो क्लियरिंग एंगल है यहाँ पर फॉल्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसा एंगल मिलना ही है हमको जहाँ आपका फॉल्ट क्लियर होने जा रहा है। तो डेल C यहाँ पे वो एंगल हमने मान लिया है जहाँ पर आपका फॉल्ट क्लियर होने जा रहा है। तो डेल 0 से डेल C के बीच में आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हालांकि डेल इंक्रीज होता जा रहा है, डेल इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि PE भी इंक्रीज होगा। अनलेस दिस V बिकम्स नॉन ज़ीरो, PE विल बी 0, ये बात ध्यान रखने कीजिए। तो डेल 0 से डेल C तक आप चाहेंगे, इंक्रीज तो हो रहा है बट P यहाँ पे 0 रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेल C पर आप देखेंगे कि आपको P मिलेगा, बिकॉज डेल C पर क्या हुआ, फॉल्ट क्लियर हो चुका है आपका। डेल 0 से डेल C तक फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, फॉल्ट चल रहा था। डेल C पर आते से आपका फॉल्ट क्लियर हो गया, तो जैसे आपका फॉल्ट क्लियर हुआ वैसे आपको P की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब वो P की वैल्यू क्या होगी, उसका अमाउंट कितना होगा, वो हम कैसे एनालाइज करेंगे। ये जो आपका P का फॉर्मूला है P मैक्स साइन डेल 0, तो डेल 0 की जगह आप डेल C पुट करेंगे और आपका P का अमाउंट आपको मिल जाएगा, बिकॉज डेल C पर P 0 नहीं होगा, क्योंकि डेल C पर आपका फॉल्ट क्लियर हो चुका है। तो ये सब बातें मैंने बताई आपको। इसको एक तरह से और देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल टॉर्क, आपको पता है कि मैकेनिकल टॉर्क भी होता है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी होता है। तो मैकेनिकल टॉर्क जो है आपका वो तो रोटर साइड से है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क आपके पास में मशीन में ही है। तो मैकेनिकल टॉर्क का अपोजिशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल टॉर्क मौजूद नहीं है, क्योंकि आपका फॉल्ट चल रहा है। तो ड्यूरिंग द फॉल्ट P इज़ 0, P 0 होगी
तो आपका इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिकल टॉर्क ज़ीरो होगा तो मैकेनिकल टॉर्क का अपोजिशन करने वाला कोई नहीं होगा, तो मैकेनिकल टॉर्क तो क्या होगा, अच्छा खासा रहेगा। तो मैकेनिकल टॉर्क वहाँ है, उसका अपोजिशन इलेक्ट्रिकल टॉर्क से नहीं हो रहा है, मतलब डेल आपका इंक्रीज होता जाएगा, डेल एंगल जो है आपका वो इंक्रीज होता जाएगा। तो रोटर आपका कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा इवन ड्यूरिंग द फोल्ड। आपका रोटर एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल टॉर्क है नहीं उसका अपोजिशन करने वाला, और किस रेट से करेगा, कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट करेगा। ये तो बात हुई कि आपका फॉल्ट है और फॉल्ट आपने डेल सी पर क्लियर कर दिया, बट ये फॉल्ट क्लियर कैसे होगा, तो परमानेंट फॉल्ट को क्लियर कैसे करते हैं हम लोग। आपका परमानेंट फॉल्ट है, इसे क्लियर कैसे करेंगे। परमानेंट फॉल्ट के लिए आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, ये आपने इक्विवेलेंट सर्किट शो किया है। इस इक्विवेलेंट सर्किट से आपने देखना क्या मिलेगा आपको। ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये सर्किट ब्रेकर्स क्या करेंगे, ये जो फॉल्टी पार्ट है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही फॉल्टी पार्ट आपका रिमूव होगा वैसे आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या होने जा रहा है, देखिएगा। फॉल्टी पार्ट कौन सा है, ऑब्वियसली यहाँ फॉल्ट अगर हुआ है तो सर्किट ब्रेकर्स ये वाला फॉल्ट को क्लियर कर देंगे, ये वाले पार्ट को क्लियर कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस JX3 को आप हटा दीजिए यहाँ से, तो J/X1 प्लस J/X3 प्लस J/X4 कितना हो गया, इंक्रीज हुआ। पहले आपको क्या मिल रहा था, J/X4 प्री फोल्ड में क्या था आपके पास में, प्री फोल्ड में आपके पास में था J/X1, ये था आपके पास, सीरीज में था, किसके सीरीज में था, यानी पॉजिटिव, और किसके साथ था सीरीज में, J/X2 पैरेलल विद J/X3, ये दोनों पैरेलल है, और प्लस सीरीज विद J/X4। तो ये तो आपका प्री फोल्ड पर आपका रिएक्टेंस आपको ये मिल रहा था, ठीक है। तो प्री फोल्ड पे ये रिएक्टेंस मिला, और पोस्ट फोल्ड पर आपको क्या रिएक्टेंस मिल रहा है, ये भी देख लीजिए आप। पोस्ट फोल्ड में आपका ये रिमूव हो गया पार्ट, यानी J/X3 नहीं है यहाँ पे, तो क्या क्या बच रहा है, J/X4 एज इट इज़ प्लस J/X2 यहाँ पे रहेगा, ये आपके पास J/X3 वाला पार्ट रिमूव हो चुका है, और प्लस J/X4। तो यहाँ पैरेलल पार्ट आ गया है, तो ये वाला रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो कम है रिएक्टेंस, ये वाला जो रिएक्टेंस है आपका ये तो कम होगा, और ये जो रिएक्टेंस होगा ये आपका इंक्रीज़ होगा। तो रिएक्टेंस के इंक्रीज़ होने से इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आपका इंक्रीज़ हो गया। अब आपको पता है ये P का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं, P = EV/X साइन डेल। ये X आपका रिएक्टेंस जो है ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो P क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये पोस्ट फोल्ट है, मतलब फोल्ट आ चुका, पोस्ट फोल्ट यानी फोल्ट के बाद आपने जब इसको क्लियर करने जा रहे हैं तो कैसे होगा। तो फोल्ट तो आपने क्लियर कर दिया बाय रिमूविंग दिस एरिया, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट था उसकी कैपेसिटी आपकी डिक्रीज़ हो गई है। कैपेसिटी डिक्रीज़ कैसे हुई, यहाँ देखिए, आपका जो रिएक्टेंस इक्विवेलेंट हो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो गई है। पहले प्री फोल्ड पर आपका आउटपुट कितना मिल रहा था, इस वाले कर्व को कंसिडर कीजिए। प्री फोल्ड आउटपुट आपका कर्व ये वाला है, पोस्ट फोल्ड आउटपुट आपका डिक्रीज़ हो गया, तो हम लोग को डिक्रीज़ शो करना था, तो हमने यहाँ इस तरीके से डिक्रीज शो किया है, ये आपका पोस्ट फोल्ट आउटपुट है PE, ठीक है। तो पोस्ट फोल्ट आपका मिल गया PE। आपको पता ही है कि डेल ज़ीरो से डेल C तक आया आपके पास में, यहाँ डेल ज़ीरो से डेल C PE आपका ज़ीरो रहेगा, बट डेल C पर आप जैसे ही आप यहाँ डेल ज़ीरो की जगह डेल C रखेंगे तो डेल C पर आपको PE की वैल्यू मिल जाएगी कि PE का अमाउंट कितना है। अब PE का अमाउंट जितना भी हो, यहाँ देखिएगा इस पॉइंट पर जहाँ हमें PE एक्चुअली मिल रही है, यहाँ इस पॉइंट पर PE डोमिनेट से देन PS तो देखो आपका यहीं रह गया है ना, तो PS यहीं रह गया और PE आपका इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो डोमिनेटिंग कौन हुआ, PE डोमिनेटिंग हुआ। जब PE डोमिनेटिंग हुआ तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपने देखा कि PE आपका डोमिनेटिंग हो रहा है, दैट इज़ PA क्या बन रहा है आपका, एक्सेलरेट करेगा डिसेलरेट करेगा। आपको पता है कि PA = PS माइनस PE होता है, और आपको पता है कि PE इज़ डोमिनेटिंग हियर, PE इज़ ग्रेटर देन PS कह सकते हैं आप, डोमिनेटिंग और ग्रेटर देन। तो यहाँ आपका PA क्या बन जाएगा, आपका नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये क्या है कि आपका डिसलोरेशन हो रहा है, यहाँ पर डिसलोरेशन विल बी देयर। डिसलोरेशन का मतलब ये है कि आपका जो डेल एंगल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिसलोरेशन का मतलब डेल एंगल डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन का मीनिंग ये था कि लोड एंगल डेल इंक्रीज हो रहा है। डिसलोरेशन का मीनिंग क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको कि लोड एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर आने के बाद लोड एंगल डिक्रीज होगा। और आपको पता है कि जब हमने आपको इक्वल एरिया क्राइटेरियन पढ़ाया था तब ये सिचुएशन सेम आई थी। तो आपका स्विंग करेगा कर्व, स्विंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, डेल ज़ीरो तक
डेल ज़ीरो से आपके पास डेल ज़ीरो से डेल सी से आपका बैक होगा कर्व, क्योंकि आपका जो डेल है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है, डेल आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसके बाद आपके पास में एक मैक्सिमम स्विंग एंगल भी होगा डेल एम, जिसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया डेल एम। कि डेल एम मैक्सिमम स्विंग क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि आपके पास में डिसलोरेशन हो रहा है, बट डिसलोरेशन तो हो रहा है लेकिन फिर भी जो आपका रोटर आपका जो स्पीड है वो कितना है, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है। सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होने की वजह से, दोनों स्पीड्स में डिफरेंस होने की वजह से आपका डेल अभी भी इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ होगा तो कहाँ तक इंक्रीज़ होगा, उसको हमने एक मैक्सिमम स्विंग डेल एम एंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ तक आपका स्विंग होगा। तो जैसे मैंने आपको इक्वल एरिया क्राइटेरियन में बताया था कि डेल ज़ीरो से डेल सी से डेल एम से डेल सी, फिर से डेल ज़ीरो, तो इस तरह से आपका स्विंग चलता रहेगा। और अल्टरनेटली स्विंग जो होंगे आपके वो किस तरह से होंगे, आपके डैम्पिंग किस तरह की होती है, मशीन जो होती है उसकी सेल्फ डैम्पिंग नेचर होती है। तो डैम्पिंग नेचर में आपको पता है कि इस तरह से कर्व्स आते जाते हैं और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये स्टेबल हो जाता है। तो ये कर्व्स आए, स्विंग हुआ स्विंग आपका स्मॉल होता जा रहा है और एट लास्ट आपका जो स्विंग है वो आपका पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, मतलब स्विंग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। स्विंग ख़त्म हो गया मतलब स्टेबल कंडीशन आ गई है। वो स्टेबल कंडीशन हमारे इस फॉर्म में कौन सी होगी, डेल सी वाले एंगल पर होगी। तो यहाँ अल्टीमेटली आपका जो सिस्टम है वो कहाँ स्टेबल होगा, डेल सी पर स्टेबल होगा, ये हम मान कर चल रहे हैं। और डेल सी आपका कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, परमानेंट फोल्ड इस तरीके से क्लियर होगा और आपका स्विंग बनेगा। तो आपके पास में एरिया A1 एंड A2 होंगे। अब एरिया A1 एंड A2 भी देख लेते हैं किस तरह से होंगे। ये A1 जो है, कोई भी एरिया जब हम लेते हैं, इक्वल एरिया क्राइटेरियन जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो एरिया में आपके पास में दो पावर्स होती हैं। फर्स्ट पावर आपकी होगी इलेक्ट्रिकल पावर और सेकेंड होगी आपकी मैकेनिकल पावर। तो A1 एरिया जो है वो डेल ज़ीरो से डेल सी तक है। यहाँ आपका P तो ज़ीरो था, तो आपके पास में क्या लिखेंगे आप, PS माइनस PE लिखते हैं ना अपन। PA कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिएगा आप, हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल ज़ीरो टू डेल सी, यहाँ लिखते हैं PA, फिर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम डेल सी टू डेल एम, और यहाँ लिखते हैं PA अगेन। ठीक है, तो डेल ज़ीरो से डेल सी तक तो आपका जो PA है, PA में क्या होता है आपको पता है कि ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का मीनिंग ये होगा कि PS माइनस PE करेंगे आप, और लिमिट्स तो लगी रहेंगी यहाँ पे आपके पास, डेल सी एंड डेल ज़ीरो वगैरह, इक्वल्स टू यहाँ भी डेल सी एंड डेल एम आपकी लगी रहेंगी लिमिट्स। और यहाँ पर देखेंगे आप, PE तो ज़ीरो हो गया तो PA से ज़िंदा रहेगा, इक्वल्स टू साइड पर राइट हैंड साइड पर आपका PA है, फ्रॉम डेल सी टू डेल एम। देखिएगा डेल सी से डेल एम में कौन डोमिनेटिंग है, तभी हम एक्सेलरेशन पावर लिख पाएंगे। तो डेल सी से डेल एम में आपके पास PE जो है, ये देखिएगा PS तो आपका कांस्टेंट है जो आप देख ही रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दूसरा आता है आपके पास है PE, तो PE डेल सी से डेल एम तक आपके पास में PE डोमिनेटिंग है। तो आप क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन पावर में, PE माइनस PS लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो PE माइनस PS लिखेंगे फ्रॉम डेल सी टू डेल एम, और इस तरीके से आप इसको फाइंड कर लेंगे। तो एरिया में आपने पावर्स लिख ही ली हैं, ये पावर्स होती हैं। तो एरिया A1 जो है आपका ये होगा, एरिया A2 आपके पास ये होगा। अभी आपका जो डेल एम है, इसके राइट हैंड साइड पर, ये जो वर्टिकल लाइन डेल एम की है, इसके राइट हैंड साइड पर बहुत सारा स्पेस है कि ये शिफ्ट हो सकता है। कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, राइट। तो यानी ये सिस्टम तो स्टेबल है, सबको पता है। अगर आपके राइट हैंड साइड पर वर्टिकल लाइन डेल एम के लिए स्पेस काफ़ी होता है आगे जाने के लिए, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होने के लिए, तो आप आराम से कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मली स्टेबल है। ठीक है, तो नॉर्मली स्टेबल सिस्टम ऐसा होगा, क्रिटिकली क्लियरिंग एंगल हम देख लेते हैं कैसा होना है। ये सिस्टम तो नॉर्मली स्टेबल है। सेकेंड आता है आपका क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम कैसा होगा। देखिएगा, ये जो डेल एम है इसको हम इस कदर शिफ्ट कर देंगे कि उसके आगे कोई गुंजाइश ना रहे शिफ्ट करने की। तो आपने इसको यहाँ तक शिफ्ट कर देना है। मैंने दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है, देखिएगा ये लिमिट हो गई इसकी। इसके आगे आप PS को और PE को यहाँ कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जहाँ दोनों सेम आ रही हों। ये पॉइंट जहाँ सेम आ रही है, तो डेल एम आपका एक्सट्रीम एंड होगा जहाँ से आप डेल एम को और आगे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो डेल एम आपका यहाँ है, मैक्सिमम हो गया है, इसके आगे शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया, डेल CC इक्वल्स टू डेल सी। डेल CC इज व्हाट हियर,
क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होता है किससे? क्लियरिंग एंगल से। क्लियरिंग एंगल तो आपका यहीं आ गया था। देखो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल तो इसके बाद ही होगा ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, A1 एरिया इज इक्वल टू A2 एंड डेल सी एंगल जो है वो आपका डेल सी सी से लेस है, क्योंकि डेल सी सी तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा, क्योंकि डेल एम आप और इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो डेल सी आपका इस तरफ शिफ्ट हो सकता है आराम से। तो ये सिस्टम क्या आपका नॉर्मली स्टेबल हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब देखो मैंने कहा था आपसे कि डेल एम को आप इस वाले डायग्राम में कि डेल एम को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने जब डेल एम को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये एक्सट्रीम हो गया इसका, इसके आगे शिफ्ट नहीं हो सकता। तो डेल सी जो था वो यहाँ लेस था डेल सी सी से। अभी क्या हो गया, डेल सी सी आपका डेल सी के इक्वल हो गया। तो डेल सी के तो इक्वल हो गया, और यहाँ आपका A1 इक्वल्स टू A2 हो गया। आपने फुली यूटिलाइज कर लिया ये वाला एरिया, इसके अलावा ये और शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये आपके पास में क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पोजीशन नहीं बन सकती जहाँ आपका सिस्टम स्टेबल हो सकता हो। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड एंड लास्ट वन। ये आपका सिस्टम है, यहाँ मैंने डेल एम को यहाँ तक दे दिया। अब इसके आगे अगर हम इसको और इंक्रीज़ करना चाहें, यानी ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना चाहें, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेल एम इंक्रीजिंग डेल एम इस कदर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको डी डेल बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस लोड एंगल डेल नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा आपको? डी डेल बाय डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो आपको नहीं मिल पा रहा। यहाँ कहाँ नहीं मिल पा रहा है? यहाँ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपका जो डेल है वो इंक्रीजिंग डेल आपका आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, इस कदर इंक्रीज कर रहे हैं कि उसके पास फुर्सत ही नहीं कि वो डी डेल बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो बना सके। जब डी डेल बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं बनेगा तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम एंगल को हम यहाँ इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका ये फॉलो नहीं हो रहा है। मैक्सिमम मिनिमम की शर्त होती है कि ये आपका फॉलो होना चाहिए। अब ये फॉलो नहीं हो रहा तो हम डेल एम यानी कि मैक्सिमम को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपने पहले यहाँ दिया था मैक्सिमम, बट अब तो इससे इंक्रीज़ कर दिया ना। जब आप इससे इंक्रीज़ कर देंगे तो ये जो डेल सी एंगल है वो क्रिटिकली क्लियरिंग एंगल के बाद आएगा। अब इसके बाद आएगा तो इसका मतलब ही नहीं है कुछ, इसका आना नहीं आना बराबर है। हमारा तो सिस्टम आपका अनसिक्योर ही रहेगा, क्योंकि फॉल्ट ही क्लियर ही नहीं कर पाएगा। फॉल्ट क्लियर करने की क्रिटिकली वाली जो पोजिशन है वो कौन सी है? डेल सी इक्वल्स टू डेल सी सी। ये क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम है। ये सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा बिकॉज डेल सी इज़ ग्रेटर देन डेल सी सी हियर। तो ये आपका परमानेंट फॉल्ट का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग केस नंबर 2 लेंगे, जहाँ आपका फॉल्ट एक्सट्रीम एंड पर नहीं, मिड ऑफ द पैरेलल लाइन पर रिप्रेजेंट होगा। थैंक यू।